ये औरत कई सौ सालों से जिंदा थी, फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल जवान और खूबसूरत था। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ जितने भी लोग थे वो सब 100 साल से भी ज्यादा जी चुके थे, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं थे, ये थे योकाय, यानी कि दंत कथाओं वाले रहस्यमय जीव। यूशी को एक अजीब सा सपना आया। सपने में ना सिर्फ योकाय सट्टेबाजी लगा रहे थे, बल्कि जब वो खाना खा रहा था तब भी चारों तरफ योकाय ही योकाय थे। यूशी को लगा कि ये बस एक सपना है, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो बाहर छोटे छोटे पंछी उससे बात कर रहे थे। यूशी को लगा उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, तो वो तुरंत खिड़की बंद कर देता है। चेरी ब्लॉसम्स के बीच यूशी ने अपने मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन का स्वागत किया। उसके साथ साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त मित्सुकी भी ग्रेजुएट हुआ। दोनों ने याद के तौर पर उसी दिन एक फाइट करने का वादा किया था। दूर से ट्रेन की सीटी गूंज रही थी और एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे को दिल से बधाई दी। मित्सुकी टॉप मार्क्स के साथ सबसे अच्छे हाई स्कूल में चुन लिया गया था। आगे चलकर वो सोसाइटी का एक बड़ा एलीट बनने वाला था। यूशी एक साधारण स्कूल में एडमिट हुआ था, लेकिन उस स्कूल में एक हॉस्टल था और बस यही बात उसे सबसे ज्यादा खुश करती थी। मित्सुकी को अच्छी तरह पता था कि यूशी अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ गया है, क्योंकि जब यूशी बहुत छोटा था उसके मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उसे उसके अंकल के घर रख लिया गया, लेकिन उसके अंकल आंटी उसे मन से नहीं चाहते थे और उसका कजन तो उसे हमेशा गुस्से भरी नजर से देखता था। तभी से यूशी का सपना था कि एक दिन वो अकेले रह सके, लेकिन यूशी ने सोचा भी नहीं था कि स्कूल शुरू होने के कुछ ही दिन बाद उसके स्कूल का हॉस्टल जलकर राख हो जाएगा। पूरी बिल्डिंग जल गई। मजबूरी में यूशी वो वापस अपने अंकल के घर ही आना पड़ा और इस बार उसके कजन के तेवर और भी ज्यादा खराब थे। उसने तो कुछ बहुत ही बुरी बातें भी कह दी। अपने बेपरवाह और घमंडी परिवार को देखकर यूशी ने ठान लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन महंगा किराया वो दे नहीं सकता था। ऐसे में एक लड़का उसे मिला जिसने बताया कि पास में एक हाउसिंग एजेंसी है जहाँ उसे उसकी जरूरत का घर मिलेगा। ये कहकर वो लड़का अचानक गायब हो गया। यूशी जब एजेंसी पहुंचा उसने अपनी फटी हुई हालत पहले ही बता दी। मालिक ने फटाफट एक अपार्टमेंट दिखाया जिसमें पानी, बिजली, हीटिंग, खाना सब शामिल था। यहाँ तक कि पब्लिक बात भी था और सबसे बड़ी बात, किराया बहुत सस्ता था। बस एक दिक्कत थी, वहाँ योकाय रहते थे। यूशी को लगा ये बस मजाक है। अगले दिन वो मालिक के साथ कोतुबुशी नाम के अपार्टमेंट पहुंचा। बाहर से भले ही पुराना था, लेकिन अंदर बहुत साफ सुथरा और आरामदायक था। यूशी को जगह तुरंत पसंद आ गई। उसी वक्त उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। उसके लेखक का नाम था इशिकी और अगले ही पल इशिकी उसके सामने आ गया। तभी आकिने भी आ गई। वो भी अकेले रहने वाली एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी, खुश मिजाज और बहुत मददगार। आकिने ने यूशी की रूम सेट करने में मदद की, लेकिन जब उसने उसके मम्मी पापा की तस्वीरों वाली पट्टियां में की तो यूशी को अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ी। आकिने ने उसे बहुत प्यार से हिम्मत दी, जिससे यूशी थोड़ा सा शर्मा गया। डिनर के वक्त एक योकाय रुरुको ने उसके लिए वेलकम खाना बनाया। रुरुको का खाना सबको बहुत पसंद आता है। उसकी खुशबू फैलते ही बाकी लोग भी डाइनिंग रूम में पहुंच गए और उन्हें देखकर यूशी डर गया, क्योंकि उनमें से कई इंसान जैसे लग ही नहीं रहे थे। वो आकिने से पूछने ही वाला था, लेकिन उसकी हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो जल्दी निकल गई। तभी दूसरे कमरों से आवाजें आने लगी। जब यूशी अंदर गया तो देखा 4 योकाय महजौंग खेल रहे थे और अगले कमरे में कुत्ता एक बच्चे के साथ बैठकर स्टैटिक वाली टीवी देख रहा था। वो भी योकाय थे। अचानक इशिकी फिर से सामने आ गया और बोला, चलो ना साथ में नहाने चलते हैं। नहाते हुए यूशी ने इशिकी को अब तक की सारी अजीबोगरीब बातें बताई। इशिकी ने यूशी को बताया कि ये जगह थी योकाय अपार्टमेंट और फिर उसने अपनी नजर घुमाई मकान मालिक की तरफ और उसे देखते ही यूशी की सांसें अटक गईं, क्योंकि मकान मालिक एक जायंट अंडा था। मकान मालिक के आते ही यूशी अचानक गर्म पानी के अंदर घुस गया, जैसे किसी ने सीधा उसे हॉट स्प्रिंग में फेंक दिया हो। जब उसकी आंख खुली तो अगला दिन सुबह हो चुका था। वो घबराकर बाहर भागा तो देखा इशिकी आंगन में झाड़ू लगा रहा था। इशिकी ने कहा कि अगर यूशी को डर लग रहा है तो उसकी पैकिंग में मदद कर देगा और वो यहाँ से जा सकता है। तभी आकी ने अपनी नाइट शिफ्ट से वापस आ गई। उसे देखकर यूशी डर गया, क्योंकि उसके पीछे एक भटकती हुई आत्मा खड़ी थी। यूशी उसे बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन आकिने ने अचानक एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद एक मैजिक सर्कल बना और वो आत्मा पल भर में शुद्ध होकर गायब हो गई। तब आकिने ने बताया कि वो एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रही है। ये पेशा यूशी ने कभी पहले सुना नहीं था। इशिकी ने समझाया कि अब जब यूशी योकाय अपार्टमेंट में रहता है तो उसे तरह तरह के अनोखे लोग और अजीब घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये किसी भी तरह असली जिंदगी जैसा नहीं था। हालांकि यहाँ ज्यादातर योकाय ही रहते थे, लेकिन सब दिल के अच्छे थे। शायद यही वो जगह थी जहाँ से यूशी की असली आजादी भरी जिंदगी शुरू हो सकती थी। सिर्फ यहाँ वो उस घर से दूर रह सकता था जहाँ उसे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ था। एक दिन यूशी ने सोचा कि मित्सुकी को चिट्ठी लिखकर यहाँ बुलाए, लेकिन लिखते लिखते हर बात में योकाय का जिक्र आ रहा था। उसे लगा मित्सुकी सोचेगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर उसने चिट्ठी लिखना ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद यूशी खाना खाने गया और उसे देखकर एक बच्चा और एक कुत्ता उसे घूर रहे थे। वो इतने क्यूट लग रहे थे कि यूशी खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ा दिया। भले ही वो भूत थे, लेकिन योकाय अपार्टमेंट की खास बैरियर की वजह से यूशी हर उस चीज को छू सकता था जिसे वो देख सकता था। यहाँ तक कि अपार्टमेंट में ऐसे रास्ते भी थे जो अलग अलग डायमेंशंस में जाते थे। उसी वक्त इशिकी ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या फैसला है, यहाँ रहना है या फिर उस घर वापस जाना है जो तुम्हारा था ही नहीं। यूशी ने बिना सोचे समझे यहीं रहने का फैसला कर लिया। उसकी मूविंग का जश्न मनाने के लिए रुरुको ने कमाल का केक बनाया। अब चाहे रुरुको योकाय हो या कुछ और, यूशी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने रुरुको का असली रूप देखा। वो तो बस 2 हाथों की जोड़ी थी और कुछ नहीं। यूशी की सच्ची तारीफ सुनकर रुरुको शर्मा गई और फिर खुशी में उड़ती भी चली गई। इसी के साथ यूशी की हाई स्कूल लाइफ शुरू हुई। शुरुआत में उसे लगा था कि नया सेमेस्टर रोमांचक होगा, लेकिन योकाय अपार्टमेंट में रहते हुए उसे आम दुनिया की चीजों में दिलचस्पी ही नहीं रही। एक दिन वो घर लौटकर जैसे ही दरवाजा खोलता है,
अचानक एक आवाज उसका स्वागत करती है। यूशी डर गया। वो आवाज हर बार सुनाई देती लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इशिकी ने बताया कि वो मिस मीको की आवाज है। वो अक्सर दरवाजे पर खड़े होकर सबका स्वागत करती है। आकिने ने भी कहा कि जल्द ही यूशी मीको को देख पाएगा। ये सुनकर यूशी की पीठ पर पसीना छलक आया। योकाई अचानक सामने आ जाए, इस सोच से ही वो घबरा जाता था। इशिकी ने समझाया कि योकाई भी उसके साथी हैं, बस उनका जीने का तरीका अलग है। जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं, वैसे योकाई में भी अच्छे बुरे होते हैं। तभी अचानक एक कुत्ता उसके सामने आ गया। यूशी डर गया। उसे लगा ये कोई भेड़िया राक्षस है, लेकिन अगले ही पल उससे कुत्ते के मालिक ने चिल्लाया। उसका नाम था फुक्से। एक आर्टिस्ट था। कुत्ते का नाम था सिगार। दोनों यहीं रहते थे। यूशी कुछ पूछने ही वाला था कि तभी फुक्से ने उसके सिर पर हाथ रखकर नीचे दबा दिया, क्योंकि यूशी का बोलने का तरीका योकाई के लिए थोड़ा सा बेअदबी लग रहा था। उसी पल एक और अजीब आदमी वहां आया। यूशी कुछ समझ पाता उससे पहले उस आदमी ने अपनी चीजें बेचने शुरू कर दी। उसके हाथ में एक यूनिकॉर्न हॉर्न था, जिससे वो दावा कर रहा था कि ये बुरी सोच को मिटा सकता है। वो सीधा वो सिंह यूशी के चेहरे के सामने ले आया। वो तो अच्छा हुआ इशिकी ने उसे बीच में रोक दिया। ये आदमी एक एंटीक्स डीलर था जो दुनिया भर में घूमता रहता था। किसी का कहना था कि उसका असिस्टेंट एक रोबोट है, तो किसी का दावा था कि वो कोई आर्टिफिशियल ह्यूमन है। सच क्या था कोई नहीं जानता। शाम को मिस मीको ने बहुत प्यार से एक सी फूड फीस्ट तैयार किया। सबने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। तभी एक औरत ने सीधा यूशी की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यूशी बहुत क्यूट है, और बिना एक सेकंड सोचे सीधा उस पर कूद पड़ी। पास खड़े फुक्से ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान रहना, वो असल में बूढ़ी औरत है। उसका नाम था मारिको और वो एक भूत थी। मारिको से खुद को छुड़ाने के लिए यूशी ने गुस्से में चिल्लाकर उसे धक्का दे दिया और उसी पल सारे योकाई कांपने लगे। पहले तो यूशी को लगा वो उसके गुस्से से डर गए, लेकिन असल वजह कुछ और थी, क्योंकि वहां एक आदमी आ चुका था जिसकी मौजूदगी से सब डरते थे। वो सीधा यूशी के पास आकर बोला, मैं हूँ रयू, एक साइकिक। यूशी की उलझन देखकर यू ने कहा, कुछ पूछना है तो पूछो। यूशी ने तुरंत सवाल किया, इतने सारे योकाई यहाँ क्यों रहते हैं? रयू ने बताया कि ये जगह योकाई के लिए एक सेंचुरी है, एक सुरक्षित आसरा। पहले लोगों को बस पहाड़, नदी और जमीन की जानकारी थी। हर अनजान चीज में उन्हें बुराई दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़े, लोगों ने योकाई पर विश्वास ही करना छोड़ दिया और इसी तरह योकाई अपने रहने की जगह खोते गए। रयू ने यूशी को हिम्मत दी। उसने कहा, यहाँ अच्छे से रहो। दर्द और दुख जिंदगी का बस एक पहलू है। ध्यान से देखोगे तो कई चीजें बिल्कुल सामान्य लगने लगेंगी। ये सारे योकाई धीरे धीरे तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। आखिर तुम्हारा भविष्य बहुत लंबा है। ये कहकर रयू चला गया। इस बातचीत के बाद यूशी की जिंदगी देखने का नजरिया बदलने लगा। वो हमेशा लोगों से दूर रहता था, लेकिन अब ताकाको की कोशिशों से उसने स्कूल के फॉरेन लैंग्वेज क्लब को ज्वाइन कर लिया। उसे वो क्लब पसंद तो नहीं था, लेकिन नापसंद भी नहीं था। हाई स्कूल में आने के बाद ताकाको और अकीने दोनों उससे खुद बात करने लगती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता को याद करता, उसके दिल में उदासी भर जाती। उनकी मौत के बाद उसका दिल कभी शांत नहीं हुआ था। वो किसी के सामने खुलकर नहीं बोल पाता था, ना ही सच्ची मुस्कान दे पाता था। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही थी। स्कूल के बाद यूशी ने ताकाको को अलविदा कहा, लेकिन पीछे मुड़ते ही अचानक उसे लगा कि वो खतरे में है। कारण पता नहीं था, लेकिन उसके सीने में डर बढ़ता जा रहा था। जब यूशी भागकर उसके पीछे गया, उसका डर सच हो गया। एक मोटरसाइकिल ने ताकाको को टक्कर मार दी थी। जब यूशी पहुंचा, ताकाको के पैर से खून बह रहा था। वो लगातार उससे मदद मांग रही थी। यूशी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करने लगा, लेकिन तभी एक हरी रोशनी उसके चारों तरफ फैलने लगी। रोशनी खत्म हुई तो उसकी हथेली पर काला धुआं जमा हो गया। फिर उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। उसी वक्त अकीने दौड़ती हुई आई। उसने अपनी उंगली यूशी के माथे पर रखी और काला धुआं पल भर में खिंचकर गायब हो गया। धुआं जाते ही यूशी ने एक भारी सा बोझ उतरता महसूस किया। अपार्टमेंट लौटकर अकीने ने सब समझाया। यूशी ने एक क्षमता एक्टिव कर दी थी, दूसरों की भावनाओं और चोटों को सिंक्रोनाइज करने की। उसने ताकाको की चोट अपने शरीर में खींच ली थी और अकीने की शक्ति थी जो कुछ भी वो अंदर लेता है उसे बाहर निकाल देने की। ये क्षमता यूशी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन पहली बार होने पर वो डर गया था। फुकासे ने उसे चेतावनी दी कि आगे से बहुत संभल कर रहे, क्योंकि इस अपार्टमेंट का हर योकाई उसका साथी है और सब उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अगले दिन यूशी ताकाको से मिलने गया। उसने यूशी का दिल से शुक्रिया किया। उसने कहा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन जैसे ही तुम आए मेरे अंदर की पीड़ा हल्की हो गई, जैसे तुमने मेरा दर्द अपने अंदर भर लिया हो। ताकाको को समझ नहीं आया, लेकिन उसके लिए वो एहसास बहुत अनोखा था। उसने यूशी का फिर से धन्यवाद किया। माता पिता के जाने के बाद यूशी हमेशा दूसरों का शुक्रिया करता था। कभी किसी ने उसका नहीं किया था, लेकिन अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद उसने पहली बार धन्यवाद अपनी तरफ आते सुना। इससे उसके दिल में उम्मीद जागी और उसे एहसास हुआ कि उसकी ये खास क्षमता लोगों की मदद कर सकती है। उसे खुश करने के लिए रूरिको ने चुपके से उसके लिए एक लंच बॉक्स बनाया। भले ही रूरिको योकाई थी, लेकिन उसके मेहनती हाथों में इतनी गर्माहट थी कि वो किसी भी इंसान के दिल को छू ले। उस दिन कुरी छोटे से कुत्ते शिरो के साथ आराम से झपकी ले रहा था। अगले ही पल शिरो अचानक उठ बैठा, क्योंकि उसे कुरी की माँ की गंध आ गई थी। यूशी को लगा था कि कुरी की माँ इंसान है, लेकिन जो सामने आई वो असल में एक योकाई थी। साकुरा एक स्पिरिट बीस्ट थी जो मंदिर में सेवा करती थी। वो कुरी की असली माँ नहीं थी। जब कुरी पैदा हुआ था, उसकी माँ को उसके पति ने छोड़ दिया था और अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा उसने कुरी पर निकाल दिया। जिस उम्र में कुरी को हंसना खेलना चाहिए था, वो एकदम खामोश और बेजान सा हो गया था, क्योंकि उसने कभी किसी का प्यार महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी
में आया वो आवारा कुत्ता शिरो। शिरो के साथ रहकर पहली बार उसे थोड़ी गर्माहट, थोड़ा सुकून मिला। जिंदगी मुश्किल थी पर शिरो साथ था तो कुरी थोड़ा मुस्कुरा लेता था। एक दिन कुरी की वो अस्थिर माँ उसे ढूंढते हुए पहुंच गई और उसने कुरी को मार डाला। जब शिरो वापस लौटा वो पागल हो गया। उसने गुस्से में उस माँ का गला फाड़ दिया। शिरो चाहता तो भाग सकता था लेकिन उसने खुद को उन लोगों से पिटने दिया जो वहाँ दौड़ कर आए थे, क्योंकि शिरो कुरी को छोड़ नहीं सकता था। उसे डर था कि कुरी की छोटी सी आत्मा कहीं भटक ना जाए, कोई उसे बचाने वाला ना हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुरी की माँ की मौत के बाद भी उसकी आत्मा कुरी से चिपकी रही। शिरो मजबूर होकर मदद लेने मंदिर पहुंचा। उसी समय साकुरा ने अपना बच्चा खोया था और जब उसने कुरी और शिरो की हालत देखी उसके अंदर एक माँ वाली भावना जाग उठी। उसने दोनों को अपने साथ कोटुबोकिसो ले जाने का फैसला किया, क्योंकि कुरी को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी इंसानी प्यार की। असल में कुरी की माँ के भूत को मिटाना आसान था, मगर वो उसकी असली मुसीबत नहीं थी। उसके अंदर उसकी माँ की नफरत से पैदा हुआ गंदा असर, फिल्थ चिपका हुआ था। जब तक वो साफ नहीं होता कुरी की आत्मा शांति नहीं पा सकती थी। इसलिए सब बस इंतजार कर सकते थे कब उसकी माँ की नफरत खुद कम हो जाए। पता नहीं कितने साल लगे। हर साल आज ही की रात वो भटकते हुए यहाँ आती थी, इसलिए सब सोच रहे थे कि इस बार भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन असल में सबने कुरी और शिरो के लिए एक छोटी सी दावत रखी, क्योंकि कोटुबोकिसो की सुरक्षा दीवारों के अंदर कोई बुरी आत्मा घुस नहीं सकती, वो सिर्फ बाहर भटक सकती है। सबने यूशी को वापस जाने को कहा पर यूशी रुका रहा। वो भी कुरी की रक्षा करना चाहता था और ये जानना चाहता था कि आखिर एक माँ अपने बच्चे से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। यूशी के अपने माता पिता की मौत तब हुई थी जब वो 7वीं में था। बड़ी दुख की बात थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, क्योंकि सब इतना अचानक हुआ कि वो रो भी नहीं पाया। और कब अंतिम संस्कार हो गया उसे पता ही नहीं चला। रात होते ही कुरी की माँ की आत्मा फिर से सामने आई, लेकिन वो बैरियर को तोड़कर अंदर कभी नहीं आ सकती थी। अब उसमें सोचने समझने की ताकत भी नहीं बची थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों भटक रही है, पर फिर भी उसकी नफरत कुरी के लिए कम नहीं हुई थी। जब वो वापस चली गई तो जैसे थोड़े समय के लिए राहत मिल गई। साकुरा ने यूशी का शुक्रिया किया कि उसने कुरी का साथ दिया। पुराने सामान बेचने वाले आदमी ने उसे एक ड्रीम स्टोन भी दिया ताकि शायद उसे आज रात एक अच्छा सपना मिल जाए। अकिने कुरी की देखभाल करती रही। यूशी खास तौर पर उससे मिलने आया। कुरी को इतना मासूम और शांत देखकर और उसकी माँ जैसे देखते हुए यूशी का दिल भर आया। माँ की नफरत अभी कम नहीं हुई थी, पर यूशी को उम्मीद थी कि शायद उस नफरत के अंदर कहीं थोड़ा सा प्यार भी बचा हो, बस जरा सा, वही काफी होता। उस रात यूशी ने सपना देखा। उसके माता पिता और मित्सुकी उसके पास खड़े थे। सपना याद तो पूरा नहीं रहा, लेकिन इतना याद है कि सब मुस्कुरा रहे थे और पूरा सपना बहुत गर्म, बहुत प्यारा था।